गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, आज हम क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, या इससे पहले कि अगर हम बात करें वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सभी नाम आपने सुने होंगे। 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ने सुने होंगे। सौर मंडल पूरा का पूरा एक तरह से ग्रह, मतलब अपन जब भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग का जो रहता है उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि सौर मंडल आखिर क्या है। तो आज अपना जो चैप्टर है, अपना जो लेसन है, उसमें अपन यही चीज स्टार्ट करेंगे कि आखिर सौर मंडल होता क्या है। फिर उसमें हम धीरे धीरे बताएंगे कि तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सबको हमने ये सारे नाम या फिर ये सब चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती है, दिन रात पर पृथ्वी का परिभ्रमण, परिग्रहण, ये सारी चीजें क्यों होती है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, तो वो इसी सब से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स? बच्चों, आप एक चीज मुझे बताओ कि जब हम रात को जाते हैं छत पे, तारों को देखते हैं, अपन छत पे जाते हैं या फिर हम बाहर खड़े हुए होते हैं, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? बहुत सारे टिमटिमाते तारे हैं, और बहुत सारे तारे हैं वो टिमटिम करते ही रहते हैं आप सबने। और आप जब बाहर निकलते हो तो वो सारे तारे देखकर आपका मन बहुत खुश हो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि तारे रात को जब अपन पूरा आसमान का नज़ारा जो हम देखते हैं वो बहुत ही प्यारा होता है, सबको अच्छा लगता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये चमकीली चीज है क्या? ऊपर जो आसमान में जो चीजें चमकती हैं, आखिर ये चीज है क्या? उसको अपन सभी जानते हैं, तारे कहलाते हैं। लेकिन अपन इसमें आज हमारा जो अध्ययन है इसमें एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जब हम सूर्यास्त के बाद आकाश को देखते हैं और उसके बाद जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, अंधेरा होने के बाद में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें छोटी छोटी ऐसे लगता है कि जैसे डॉट 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 से हो रहे हैं। लेकिन जब बिल्कुल गहरा अंधेरा हो जाता है या फिर जब रात हो जाती है, तब उस रात में बहुत सारे छोटे छोटे चमकीले तारे होते हैं, हम उन सबको देखते हैं। लेकिन क्या आप सभी ने ये सोचा है कि हम उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम उनकी गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम उसकी गणना? क्योंकि वो अनगिनत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान से पहले 1 या 2 बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं और संपूर्ण छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से पूरा का पूरा आसमान अपना भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। आपने देखा होगा कि जब अपन आसमान में देखते हैं, कुछ तो बहुत ही ज्यादा तारे चमक रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा धुंधले से चमक रहे हैं, तो वो तारे होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा चमक के साथ आते हैं और कुछ थोड़े से धुंधले होते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो बहुत सारे तारे हमको इस शेप में दिखाई देते हैं, है ना। हम अपने स्टार ऐसे बनाते हैं ना अपनी कॉपी में, ये दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर अपने चंद्रमा को देखें तो वो अपन को इस शेप में आता है, यानी पहले अपना इस शेप में आएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और वो पूरा का पूरा एक गोल शेप में बन जाएगा। बनता है ना पूरा का पूरा गोल शेप में। तो वो पूरा चंद्रमा कभी भी महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। यानी हम अगर पूरे चांद की बात करें कि हमें पूरा का पूरा चांद कब दिखाई देगा, वो महीने में हमें सिर्फ एक बार दिखाई देगा। महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। क्या? ये पूरा का पूरा चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के बाद वो छुप जाएगा, मतलब अब हमें वो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं।
ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में ही सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, यानी कि हमें पूरा का पूरा हमारा जो गोल चंद्रमा है वो सिर्फ और सिर्फ महीने में सिर्फ हमें केवल कितनी बार दिखाई देगा? सिर्फ एक बार। और ये जो रात जो आएगी ये कौन सी रात कहलाएगी? पूर्णिमा की रात। जब महीने में हमें ये चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देगा वो रात कहलाएगी हमें पूर्णिमा की रात। फिर एक नया चंद्रमा आएगा। एक नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं, यानी कि 15 दिन के बाद में फिर हमको ये चीज नहीं दिखाई देगी। लेकिन फिर एक नया जो चंद्रमा हमारे पास आया है उसको हम देंगे नाम अमावस्या का। क्या नाम देंगे? अमावस्या का। मतलब उसमें ये चांद पूरा का पूरा छिप जाएगा, पूरा का पूरा अंधेरा, अमावस्या की रात हो जाएगी। ठीक है, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है? होता है ना कि महीने में हमने एक बार चांद देखा, वो पूर्णिमा की रात कहलाई, उसके बाद में अमावस्या की रात आ गई। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में तो आती होंगी ना कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती है, सबके दिमाग में आएगी ये चंद्रमा ऐसे क्यों है, या फिर ये चांद ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, या फिर ये तारे ऐसे क्यों टिमटिमा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है और बिल्कुल आनी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी अपन आज यहाँ पर समझेंगे। चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय हम इन चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते। आपने नोटिस किया होगा जब दोपहर होती है तब उस दोपहर में हम चाहे कितनी ही कोशिश करें हम इन तारों को नहीं देख सकते, हम इस चांद को नहीं देख सकते। केवल और केवल हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ सूर्य, जो कि अपनी प्रकाश से पूरे की पूरी धरती को प्रकाशित कर रहा है। ये सूर्य ही दिखाई देगा, हमको कोई तारे दिखाई नहीं देंगे, हमको कोई चांद दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमको दिखाई देगा सिर्फ सूर्य। लेकिन दिन में भी तारे चमकते हैं, वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इसके तेज के कारण। सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि दिन में हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य का तेज कितना ज्यादा होता है, सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा होता है। और हम उन चमकीली वस्तु को अगर आसमान में देखना भी चाहें तो हम उनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा या रात को जो भी चमकीली वस्तुएं हैं, जो भी चमकीली वस्तुएं हैं उनको क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। उनको क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ कि जब हम रात में देखते हैं आसमान में हमें बहुत सारे छोटे छोटे चमकीले तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारी चमकीली वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो वो रात में ही दिखाई देती हैं, हमें दिन में कभी नहीं दिखाई देती हैं। हम चाहे उनकी गणना करने की कोशिश भी करें, हम उनकी गणना को नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें सोचते हैं कि रात बहुत ज़्यादा गहरी होती जाती है, उनका चमकीलापन या उनका प्रकाश रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। लेकिन अब उसी चीज को अगर हम सूर्य के प्रकाश में या दिन में देखेंगे तो वो चीजें हमको सूर्य, ये तारे या चंद्रमा हमको दिन में या दोपहर के समय में हमको दिखाई नहीं देंगी। वो क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और इस प्रकाश के सामने ये सारी चीजों का तेज दब जाता है या ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हमें महीने में सिर्फ एक बार पूरा चांद दिखाई देगा, जिसको हमने क्या कहा है? पूर्णिमा की रात, यानी कि
पूर्णिमा की रात को हमें पूरा का पूरा चांद दिखाई देगा और फिर 15 दिन बाद हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी, और फिर जो रात आएगी वो कौन सी, एक नया चांद जो उगेगा वो कौन सा होगा, अमावस्या का चांद या अमावस्या की रात जिसको अपन कहते हैं। क्योंकि दिवाली कौन से दिन आती है, अमावस्या की रात को ही आती है, इसको प्रकाश करने के लिए अपन दिए वगैरह जलाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो भी सूर्य, चंद्रमा या रात को जो भी आसमान में जो भी चमकीली वस्तुएं हैं जो चमकती हैं, कुछ का प्रकाश कम होता है, कुछ का प्रकाश ज्यादा होता है, कुछ बहुत धुंधली सी होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन ये सारी ही चीजें जो प्रकाशित हो रही हैं, ये सारी जो चीजें प्रकाशित हो रही हैं उनको नाम दिया है यहाँ पे खगोलीय पिंड। अगर आपके आता है कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा या उन सभी चमकीली वस्तुओं, चमकीली चीजों जो आसमान में अपनी चमक को बनाए रखती है उनको क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया आपको सबको? आगे चले, चलिए। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े, कुछ गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और उनके पास उनकी खुद की ऊष्मा, खुद की प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड जिनको हमने क्या कहा है, तारा, और सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सूर्य, चंद्रमा या आकाश में जो भी वस्तुएं चमकीली हैं या जो भी वस्तुएं चमक रही हैं उनको क्या नाम दिया गया है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी कि चमकीली वस्तु को खगोलीय पिंड कहा गया है। अब ये जो खगोलीय पिंड हैं ये अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी ऊष्मा, बहुत सारी चमक लिए हुए होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, कुछ ठीक ठीक होते हैं कि ठीक है गर्म भी नहीं है तो ठंडे भी नहीं है, और ये अपनी ही ऊर्जा यानी कि ये अपनी ही ऊर्जा लिए हुए होते हैं, अपनी ही ऊष्मा को लिए हुए होते हैं। इनको कहते हैं, इनमें से एक है तारा, यानी कि तारा जो चमक रहा है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर बात करी थी ना कि सूर्य, चंद्रमा या फिर जो भी चमकीली वस्तुएं हैं उनको खगोलीय पिंड कहा है, तो खगोलीय पिंड तारा भी हुआ। तारा क्यों हुआ? क्योंकि तारा तो खुद ही चमक रहा है ना, तारा चमकीला है, चांद भी चमक रहा है, अपनी चमक को दे रहा है, अपनी चमक बना रहा है, तो तारा भी यहाँ पर क्या हुआ, एक खगोलीय पिंड। अब सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। इसको आप ऐसे समझो कि सूर्य चमकीला है, सूरज के पास भी चमक है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो वो तारा है क्योंकि तारा चमकता है। अब ये सारी चीजें किस में आ रही है, खगोलीय पिंड में। क्योंकि खगोलीय पिंड की अपन ने बात करी थी, खगोलीय पिंड किसको कहेंगे, जो चमकीले हैं, जो ज्यादा चमक के साथ में है, जो अपनी ऊष्मा अपने पास रखते हैं, जो अपने साथ चमक लिए हुए होते हैं, उन सबको क्या कहा है यहाँ पर, खगोलीय पिंड। ठीक है बच्चों, आगे चले, चलिए। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब अपन रात को है ना आसमान की तरफ देखते हैं, तो जब हम खड़े हुए होते हैं और दूर से अपन आसमान को देख रहे होते हैं, है ना, आसमान को देख रहे होते हैं, तो तारे बहुत दूर नजर आते हैं ना नजर, वो इससे दूर आते हैं क्योंकि हमारा और उनका डिस्टेंस यानी हमारा और उनका जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पर वो आसमान चमक रहा है तो वहां से वो चीज हमें छोटी ही नजर आएगी। हम कोशिश करते हैं कि है ना माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें कि देखो तारे कितने बड़े हो सकते हैं, ये तारे देखो कितने वाला कैसे लगते हैं, लेकिन वो लगेंगे तो फिर भी उतने ही छोटे लगते हैं। तो ये चीज अपन कई बार अपनी क्यूरियोसिटी रहती है, बच्चों की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की भी होगी, कि तारों को ना कोशिश करते देखिए कि काश थोड़ा सा बड़ा दिख जाए, काश कोई, और जैसे अपन लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो वो भी एकदम वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, उसका रीजन भी अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर दिखाई देते हैं, और इसका कारण है उनकी ऊष्मा और उसका प्रकाश जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे होते हैं क्योंकि हम दूर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने इन तारों को, हम यहाँ पे अपने इन तारों को देख रहे हैं।
यहाँ से हम अगर तारों का यानी पृथ्वी से अगर हम आसमान में अपने तारों को देखेंगे या चंद्रमा को देखेंगे तो बहुत दूर नजर आएंगे, लेकिन इनके अंदर एक ऊष्मा भी होती है, इनके अंदर एक चमक है, ठीक है, इनके अंदर एक ऊर्जा है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारी डिस्टेंस तो देखिए आप, हम पृथ्वी पर खड़े हैं और हम आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हमें उसकी ऊर्जा का कोई एहसास नहीं होता है। हमें उसकी चमक का एहसास है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा चमक रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा का, उसकी ऊष्मा का हमें कोई भी पता नहीं चलता है। जबकि इनमें बहुत ऊष्मा और ऊर्जा होती, तभी तो वो चमक रहे हैं, तभी तो वो प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, आगे आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। हम अगर डिस्टेंस से किसी भी चीज को देखेंगे तो वो चीज हमें छोटी ही दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी छोटा दिखाई देगा। हम यहाँ पे पृथ्वी पे खड़े होकर अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें पक्षी भी बहुत छोटा नजर आएगा, और वहीं अगर हम हवाई जहाज को भी देखेंगे, एरोप्लेन को भी देखेंगे तो एरोप्लेन भी बहुत छोटा नजर आएगा। यानी कि अगर हम किसी चीज को पृथ्वी से लेकर आसमान की दूरी पे देखते हैं तो वो हर एक चीज बहुत ज्यादा छोटी नजर आएगी, और उसकी ऊंचाई का हमें कोई एहसास नहीं होगा, उसकी ऊष्मा का हमें कोई एहसास नहीं होगा, उसकी ऊर्जा का हमें कोई एहसास नहीं होगा। बस हमें डिस्टेंस है, हम उस चीज को देख रहे हैं, हम उस चीज को बस समझ रहे हैं कि हाँ ये इस तरह से ये जा रहा है या इस तरह से ये काम कर रहा होगा। आगे चलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई एक विभिन्न आकृति को देखते हैं। आपने देखा होगा जब अपन आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे तारे हमें किसी भी शेप में दिखाई देते हैं, या फिर इस तरह से, या फिर गोल की शेप में दिखाई देते हैं, या फिर वो कोई सी भी शेप आप देख लो वो दिखाई, वो एक्चुअली में कोई शेप नहीं होती है, उसको अपन कहते हैं सप्तऋषि मंडल। ठीक है, सप्तऋषि मंडल यानी कि 7 तारों का एक समूह है, वो सप्तऋषि मंडल बना रहा है, और उसको हम दूर से देखेंगे तो वो हमें एक शेप की तरह से दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो सप्तऋषि मंडल। आप सभी ने कर लिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद अपन सप्तऋषि मंडल के बारे में आगे पढ़ लेंगे। इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि चांद, पूरा का पूरा चांद जो है वो महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देगा, जो कौन सी रात होगी? पूर्णिमा की रात। उसके बाद जब एक नया चांद आएगा तो उसको अपन कहेंगे अमावस्या वाला चांद। ठीक है, उसके बाद आप वापस यहाँ आ जाइए कि सूर्य, चंद्रमा और जो भी चमकीली वस्तुएं हैं जो चमक रही हैं आसमान में, वो सारे के सारे एक खगोलीय पिंड होता है। उनके पास में अपनी ऊर्जा होती है, उनके पास में अपनी ऊष्मा होती है, इसलिए वो चमक रही होती है, इसलिए वो ऊर्जा ले रही होती है, इसलिए वो सारी चमक की वाली वस्तुओं को हम कहेंगे खगोलीय पिंड। अब तारा भी चूंकि चमकता है इसीलिए वो खगोलीय पिंड के अंदर आ रहा है, सूर्य भी चमकता है इसीलिए वो भी इन सब के अंदर आ रहा है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोगों ने अपनी कॉपी में इसे कर लिया होगा या समझ लिया होगा। इसके बाद में आगे अपन चलेंगे सप्तऋषि मंडल में। पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड की बात अपन ने करी, तारों की भी बात अपन ने सबने की है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वैसे आप इसको। सप्तऋषि मंडल, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपने तारों के एक विभिन्न समूह की जो आकृति दिखाई देती है उसको अपन क्या कहेंगे? सप्तऋषि मंडल, या इसे अपन नक्षत्र मंडल भी कह सकते हैं। नक्षत्र मंडल भी कह सकते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये एक नक्षत्र मंडल हो सकता है। वो आसानी से हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक शेप बना रहा है,
ये आसमान में एक शेप बना रहा है, और वो शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये होगी शेप पास पास में बिल्कुल, यानी एक तारे के पास दूसरा तारा, दूसरे के पास में तीसरा, ये मेरे एक शेप जो होगी वो पूरी पास पास में होगी और एक आकृति बनाई हुई होगी। तो जब हमें कोई चीज दिखाई देती है तो वो इसी के अंतर्गत आती है। ये 7 तारों का एक समूह होता है कि कौन सा? सप्तऋषि, यानी कि सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों के समूह को सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इसके आगे हम कल वाली क्लास में करेंगे, अभी आप इसी को नोट डाउन करिए, ठीक है? ओके।